नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, फिर तेजी से विश्लेषण करेंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमान आ गए हैं और अंबाला एयरबेस पर तैनात हो गए हैं। आज का दिन भारत के लिए एक गेम चेंजर है, इसीलिए हमारा फोकस राफेल की एंट्री, उससे जुड़े तमाम सवालों और दिलचस्प जानकारियों पर होगा। ये भारत के राफेल का सुपर विश्लेषण है। वर्ल्ड टाइगर डे पर पूरी दुनिया ने भारत के राफेल की दहाड़ सुनी है। आज की तस्वीरें देखकर आपके मन में यह सवाल भी हो सकता है कि आया हो कि अगर 5 राफेल और 2 Su-30 MKI एक साथ उड़ रहे थे तो फिर तस्वीर किसने खींची? इसका जवाब दे देंगे। राफेल भारत में आ गया, ये तो आपने पूरे दिन तस्वीरों में देख लिया होगा, लेकिन राफेल के भारत आने के मायने क्या है? राफेल का आना इतना स्पेशल क्यों है? राफेल की तैनाती अंबाला में ही क्यों हुई? आखिर अंबाला एयरबेस की ऐसी क्या खासियत है कि 5 राफेल विमानों को वहां तैनात किया गया? अंबाला एयरबेस का बल बताने वाली शौर्य रिपोर्ट आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही राफेल को भारत लाने वाले वायुवीरों यानी पायलट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। राफेल के भारत आने के साथ ही वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का नया जन्म हुआ है और ये स्क्वाड्रन चीन को बहुत परेशान कर सकती है। चीन की वायुसेना में जितने भी विमान हैं, उनमें से कोई भी राफेल की मारक शक्ति और क्षमताओं का मुकाबला नहीं कर सकता। अब देखना यह है कि भारत के राफेल की तैनाती लद्दाख में कब होती है। राफेल पर पायलट्स की वर्चुअल ट्रेनिंग के वीडियोस भी आज तक के पास हैं, ये आपको दिखाएंगे और भारतीय राफेल में फिट किए गए दमदार हथियारों पर पूरी जानकारी आपको देंगे। जिस तरह राफेल में तरह तरह के हथियार शानदार तरीके से फिट किए गए हैं, उसी तरह हमने ढेर सारी जानकारियों को आज के खबरदार में फिट किया है। तो अब शुरुआत करते हैं। राफेल का मतलब होता है हवा का तेज झोंका। आज भारत इस हवा के झोंके को महसूस कर रहा है। भारतीय वायुसेना को आखिरकार राफेल की शक्ति मिल गई है। राफेल फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ तो हमने आपको बता दिया, लेकिन चीन के लिए और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए इसका अर्थ है मुसीबत का तेज झोंका, और पाकिस्तान के लिए और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए इसका अर्थ है डर का तेज झोंका। हमारे घर में 5 राफेल आए हैं और पड़ोसियों को डिप्रेशन हो रहा है। राफेल की भारत में एंट्री कैसे हुई और कैसे पूरे भारत में उत्साह का संचार हुआ, यह आप विस्तार से हमारी रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्र रक्षा समम पुण्य, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च। यानी मैं राष्ट्र रक्षा जैसा न तो कोई पुण्य देखता हूं, न राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत, और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। राष्ट्र रक्षा के प्रण के साथ बाहुबली आ गए हैं। आ गए हैं वो राफेल जिनका इंतजार था। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landing. 5 राफेल लंबी यात्रा तय करके आए, न सिर्फ फ्रांस से भारत तक की, बल्कि ये यात्रा लगभग 2 दशकों की है, जब भारत ने पहल MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सपना देखा था। भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर दोपहर 3:10 के आसपास एक एक कर 5 राफेल ने गगनचुंबी इरादों के साथ भारत की मिट्टी को प्रणाम किया। विमानों के जमीन पर उतरने को तकनीकी भाषा में टचडाउन कहते हैं। अंबाला एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के परम योद्धा बनने जा रहे ये 5 राफेल जब पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। पानी की फुहारों से 5 राफेल नहलाए गए। वाटर सैल्यूट की ये रस्म अदायगी भर नहीं थी, इसमें एक एहसास था, एक विश्वास था, एक उम्मीद थी। वाटर सैल्यूट काफी पुराना प्रचलन है, जिसमें 2 वाटर टेंडर पानी की बौछार करते हैं। हम अलग अलग तरह से सैल्यूट देते रहे, जैसे कि गन से, हाथ से। वाटर सैल्यूट में पानी से विमान को सैल्यूट किया जाता है।
1985 में जब मिराज आया था तब भी वाटर सैल्यूट दिया गया था। जैसे और तरह के ट्रेडिशन होते हैं वैसे ही वाटर सैल्यूट भी एविएशन की परंपरा है। इसे सैल्यूट ऑफ सक्सेस भी कहते हैं। इसका संदेश होता है कि देखो हम जीत कर आए हैं। जैसे ही अंबाला के आसमान में रफाल ने कलाबाजियां दिखाई, ऐसा लगा जैसे लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई हो। और अब जब रफाल अंबाला में आ ही गया है तो लोगों का जोश भी कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पांचों रफेल विमान जब भारतीय सीमा में पहुंचे तो इनके साथ 2 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी। सभी रफेल विमान अंबाला एयरबेस की एक ही हवाई पट्टी पर उतरे। पहले रफेल की लैंडिंग वायुसेना की 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने करवाई। इसके पीछे बाकी 4 विमानों की भी लैंडिंग हुई। अंबाला एयरबेस पर इन रफेल विमानों की अगवानी के लिए खुद वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद थे। 5 रफेल विमानों का भारत आना RKS भदौरिया के लिए एक निजी एहसास भी है, क्योंकि उप सेना प्रमुख रहते हुए उन्होंने विमानों के सौदे में अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में फ्रांस में गरुण युद्धाभ्यास के दौरान RKS भदौरिया ने रफेल विमान को उड़ाया भी था। हमारे पास 36 रफेल आने वाले हैं। हमारे पास Su-30 काफ़ी है, और जब Su-30 को रफेल के साथ मिलके एक पैकेज में यूज़ किया जाए, उसकी एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी अकॉर्डिंगली बनाई जाए, तो ये एक बहुत ही पोटेंट फोर्स हो सकती है। और ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इस एक्सरसाइज में। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी, ताकि हम ऑलरेडी देख सकें इससे पहले कि रफेल हमारे पास आए, तब तक आते हुए हमारी पूरी एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी हम कैसे इन दोनों जहाज़ों को इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री मैनर कैसे यूज़ कर सकें। तो खाली 36 रफेल का नहीं रह जाएगा। जब हम Su-30 को इनके साथ मिलके यूज़ करेंगे तो उसका कैपेबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा होगा। बुधवार को भारत आए 5 रफेल ने भारत की वायुसेना में जब दाखिला लिया तो उनका स्वागत सबसे पहले भारतीय नौसेना ने किया। नौसेना के INS कोलकाता युद्धपोत से रफेल के कमांडिंग अफसर को संदेश गया। Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. फ्रांस से चले 5 रफेल विमान UAE में एक दिन रुके हैं। बुधवार को दोपहर 1:02 पर अबू धाबी के अल दफरा एयरबेस से उनकी भारत यात्रा शुरू हुई। दोपहर 1:25 पर हिंद महासागर के आकाश में विमान पहुंचे। वहां से होते हुए दोपहर 2:51 पर राफेल आगरा के आसमान में था और फिर 3:10 पर अंबाला में 5 राफेल पहुंच गए। भारत आए 5 राफेल में से 3 सिंगल सीटर हैं और 2 ट्विन सीटर हैं। मतलब ये कि इनमें से 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का भी काम कर सकते हैं। इन्हें अंबाला के 17वीं स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरोज का हिस्सा बनाया जाएगा। मौजूदा हालात में चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के मुकाबले राफेल लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता किसी से छुपी नहीं है। तमाम आधुनिक हथियारों से लैस होने के साथ ही 5 राफेल लड़ाकू विमानों को मेट्योर और स्कैल्प मिसाइल से भी लैस किया गया है। यानी आने वाले दिनों में इन लड़ाकू विमानों को किसी भी ऑपरेशन में तैनात किया जा सकता है। चीन के साथ मौजूदा विवाद को देखते हुए भारतीय वायुसेना की कोशिश है कि फ्रांस से बाकी राफेल विमानों को भी जल्द से जल्द मंगाया जाए। भारत ने 36 राफेल एयरक्राफ्ट का सौदा फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ में किया है। सभी 36 विमानों को भारत 2021 के अंत तक हासिल करेगा। फिलहाल जो 5 राफेल आए हैं उनको वायुसेना के बेड़े में शामिल होने का औपचारिक समारोह अगस्त में हो सकता है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। अंबाला से सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।
भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए राफेल का भारत आना एक बड़ा मौका है। 2 दशक पहले MMRCA यानी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत को महसूस किया गया। 2007 में इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई। दिसंबर 2012 में फ्रांस के दसॉ एविएशन ने नीलामी में जीत हासिल की। हालांकि तत्कालीन यूपीए सरकार राफेल विमानों को लेकर जिस सौदे पर बातचीत कर रही थी उसे वो पूरा नहीं हो पाया और 2016 में नए सिरे से डील पर दस्तखत हुए। अब राफेल भारत आया है तो इसकी खूबियों को समझना जरूरी है। राफेल दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में शामिल है और इसके प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। राफेल हवा में बेजोड़ और अचूक निशाना लगाने वाला योद्धा है। Su-30 MKI आने के 23 साल बाद कोई बड़ा लड़ाकू विमान आईएएफ को मिला है। राफेल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर यूरोपियन मिटियोर मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। मिटियोर में अद्वितीय रॉकेट रैमजेट मोटर लगे हैं जो इसे अन्य मिसाइलों के मुकाबले ताकतवर बनाते हैं। राफेल में हवा से जमीन तक मारने वाला हैमर वेपन सिस्टम को भी जोड़ने की तैयारी है। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, अचूक मार करने वाली फ्रांसीसी मिसाइल है। राफेल में परमाणु हथियार ले जाने की भी क्षमता है। राफेल भारतीय वायुसेना की शक्ति बढ़ाएगा। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन की बजाय अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन विमानों की फ्लीट है। यहां एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। 1964 में रूस में बना MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक विमान बना था। MiG-21 विमानों के बाद भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस से विकसित 2 इंजन वाला जैगुआर विमान 1979 में वायुसेना में शामिल कराया। वायुसेना के मौजूदा बेड़े में सबसे बेहतरीन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में से एक मिराज 2000 1985 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना। भारतीय वायुसेना के पास MiG-27 विमान भी रहे हैं। रूसी डिजाइन से भारत के HAL में बने MiG-27 विमानों को 2017 में वायुसेना रिटायर कर चुकी है। 1970 के दशक में विकसित रूस के MiG-29 विमानों को भी वायुसेना में शामिल कराया गया था। MiG-29 के सबसे पहले खरीदारों में भारत था। अभी MiG-29 के आधुनिकतम वेरिएंट्स वायुसेना के पास हैं। राफेल से पहले भारतीय वायुसेना का आधुनिकतम एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI है। इसकी पहली यूनिट 2002 में आई थी। वायुसेना के पास तेजस हल्के लड़ाकू विमान भी हैं। स्वदेशी तेजस को 2016 में वायुसेना में शामिल कराया गया था। राफेल भारत की ताकत बनने जा रहा है। मार्च 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत के पास राफेल होता तो एयर स्ट्राइक की मार और भी भयंकर होती। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। आज जब राफेल भारत आया है तो एक तारीख बहुत अहम हो जाती है। यह तारीख है 23 सितंबर 2016 की। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 23 सितंबर 2016 को राफेल की खरीद के लिए फ्रांस के साथ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। इससे पहले 126 राफेल वाले यूपीए सरकार के सौदे को 24 जून 2015 को मोदी सरकार ने वापस ले लिया था। मोदी सरकार का कहना है कि यूपीए सरकार के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दसॉ से जारी बातचीत अटक जाने के कारण नए सिरे से डील हुई। मोदी सरकार ने नए सिरे से डील की तो कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार का स्कैम कहा। लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी लड़ी गई और कानूनी तौर पर भी, लेकिन मोदी सरकार राजनीतिक और कानूनी दोनों लड़ाइयां जीत गई और नई डील साइन करने के 1375वें दिन यानी 3 साल 9 महीने और 6 दिन बाद राफेल भारत पहुंच गया है। राफेल के लिए देश के सबसे पुराने एयरबेस में से एक अंबाला एयरबेस को चुना गया है। अब अंबाला एयरबेस भारत में राफेल का घर होगा। सवाल उठता है कि अंबाला एयरबेस का चयन क्यों किया गया, क्यों यह खास है। ये जानने के लिए अंबाला एयरबेस के ऐतिहासिक महत्व और सामरिक रणनीति को समझना होगा। इस रिपोर्ट में आप इन दोनों महत्व को समझेंगे।
अंबाला एयरबेस पर बाहें खोलकर भारत के नए और शानदार लड़ाकू विमान का स्वागत किया गया। अंबाला में राफेल तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान और चीन बॉर्डर की निगहबानी के लिए तैनात हो गए हैं, क्योंकि ये पांचों ऑपरेशन रेडी हैं। वायुसेना अपनी हम 5 वाली नई ताकत के साथ हर मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्रांस के बोर्दू शहर से करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल अंबाला पहुंचे, यानी भारत में राफेल का पहला घर ऐतिहासिक अंबाला एयरबेस को बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में ही राफेल के पहले स्क्वाड्रन की तैनाती क्यों की गई है? आखिर क्यों वायुसेना ने राफेल के पहले घर के तौर पर इस एयरबेस को चुना है? इसके जवाब को तलाशने के लिए हमें अंबाला की लोकेशन को समझना होगा, युद्ध नीति समझनी होगी, अंबाला एयरबेस की शानदार इतिहास को खंगालना होगा। अंबाला एयरबेस वायुसेना के सबसे शक्तिशाली ऑपरेशन सेंटर का एक हिस्सा है। 1965-1971 से लेकर कई बड़ी लड़ाइयों का ऑपरेशन सेंटर रहा है। इसकी लोकेशन को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि वायुसेना यानी कि एयरफोर्स की रणनीति आखिरकार क्या है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं के करीब एक समान दूरी पर है। यहाँ से लड़ाकू विमान कम समय के भीतर आक्रमण या बचाव के किसी भी मिशन पर पहुंच सकते हैं। दोनों के बॉर्डर लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में है। अंबाला से लेह की हवाई दूरी करीब 427 किलोमीटर है, श्रीनगर 448 किलोमीटर दूर है। अगर आप राफेल की स्पीड से इन दूरियों को देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला राफेल उड़ान भरने के 5 मिनट में पाकिस्तान पहुंच सकता है। उत्तराखंड के पास चीन बॉर्डर पहुंचने में भी उसे 5 से 6 मिनट लगेंगे, जबकि श्रीनगर के आसमान में राफेल लगभग 12 मिनट में पहुंच सकता है। वहीं लेह तक 11.5 मिनट के अंदर पहुंचा जा सकता है। दुश्मन का जहाज अंबाला पर स्ट्राइक करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि बहुत आगे से हम उनको अपना रेडार्स पर मिलेंगे, अलग अलग तरह की एयर डिफेंस सॉल्यूशंस ढूंढेंगे और टारगेट पहुंचने हम नहीं देंगे। तो डेप्थ में सिक्योरिटी है। राफेल के लिए अंबाला एयरबेस चुनने के पीछे कुछ और तकनीकी वजह भी हैं, जैसे इस एयरबेस की डेप्थ, यहाँ का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सुविधाएं, लोकल फ्लाइंग के लिए एयर स्पेस और प्रशिक्षण की सुविधाओं का होना, क्योंकि राफेल के पूरे बेड़े को तैनात करने के लिए इन सब सुविधाओं की जरूरत होगी। लिहाजा अंबाला एयरबेस इन चुनौतियों के लिए सबसे कारगर है। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंबाला एयरबेस से उड़े मिराज 2000 विमानों ने अंजाम दिया था। इस एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के शिविरों को तबाह किया गया था। इसके अलावा 1999 के करगिल युद्ध के समय भी अंबाला की एयरबेस ने अहम भूमिका निभाई थी। अंबाला एयरबेस एक बहुत स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे हैं अंबाला में, इसलिए कि जैगुआर्स वहीं आ गया था। अभी जैगुआर्स का वहाँ कितना साल हो गया? 40 साल। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं कि खाली उन जहाज़ को रखने के लिए, जहाज़ को मेंटेन भी करना पड़ता है। हमारे जो वेपन सिस्टम्स आएंगे इसके साथ उनको एक स्पेशल मतलब एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान या चीन की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव हो सकता है, और एक बार यहाँ से राफेल ने उड़ान भर ली तो फिर दुश्मन बच नहीं सकता। अंबाला एयरबेस पर राफेल तो तैनात है ही, हालांकि वो पहले से जगुआर विमानों के 2 स्क्वाड्रन से लैस है। 1980 में यहाँ पहली बार जगुआर एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही MiG-21 बाइसन और मिराज 2000 को भी तैनात किया गया था। अंबाला एयरबेस में राफेल के आने से पहले MiG-21 के बेड़े को जोधपुर एयरबेस शिफ्ट कर दिया गया है। यानी अंबाला एयरबेस अपनी पुरानी परंपरा और शानदार इतिहास के साथ एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। चीन और पाकिस्तान दोनों अंबाला एयरबेस के इतिहास और शक्ति को जानते हैं। राफेल के टचडाउन की ये तस्वीरें देखकर हमारे इन पड़ोसियों का दिल
बैठ रहा होगा। अंबाला से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। राफेल बेड़े के पहले 5 विमान भारत पहुंच गए हैं, लेकिन अब आपको यह भी जानना चाहिए कि इन विमानों को फ्रांस के बोर्डो शहर से उड़ाकर लाने वाले भारतीय पायलट कौन हैं। 7000 किलोमीटर का सफर तय करने वाले इन पायलट्स के शौर्य की कहानी और दिलचस्प अनुभव को हर कोई जानना चाहता है। Arrow Leader, Delta 63. अरब सागर के ऊपर जैसे ही राफेल भारतीय वायुसेना के अंदर दाखिल हुआ, समंदर पर गश्त कर रहे नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के वायरलेस में एक आवाज गूंजी। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. मौका बेहद खास था और भावुक भी। हिंदुस्तान को राफेल उस वक्त मिला है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिर्फ राफेल आने की ही नहीं, बल्कि 7000 किलोमीटर इसे उड़ाकर लाने की दोहरी खुशी थी। राफेल को हिंदुस्तान लाने वाले शूरवीर कश्मीर से लेकर बिहार तक देश के अलग अलग हिस्सों से थे और इनका स्वागत करने के लिए खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अंबाला पहुंचे थे। इस दल का नेतृत्व कर रहे थे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, विंग कमांडर MK सिंह, ग्रुप कैप्टन R कटारिया, विंग कमांडर मनीष सिंह, एयर कमोडोर हिलाल अहमद। इस दल में कश्मीर से बिहार तक रहने वाले वीर योद्धा शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह 70वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर हैं। हरकीरत सिंह इस दल का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं 2001 में वायुसेना में शामिल विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी राजस्थान के जालौर से हैं। उनके गांव में जबरदस्त खुशी है। लोगों को तो इतना बढ़िया महसूस हो रहा है कि जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग खुशी का, हमारे लोगों खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आज हमारा भतीजा यहाँ पे पहुँचा है। सारा देश उसको देख रहा है, सारी दुनिया उसको देख रही है। कश्मीर के रहने वाले एयर कमोडोर हिलाल अहमद ने राफेल को भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिलाल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले हैं। 27 जुलाई को हिलाल ने फ्रांस से राफेल जेट के पहले बैच के टेक ऑफ से पहले निरीक्षण किया था। भारत की शान के साथ हिलाल का नाम जुड़ा तो कश्मीर में उनके घर वालों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। पूरे इलाके में हिलाल के परिवार की वाहवाही हो रही है। बहुत ही खुशी का दिन हमारे लिए है। परसों रात को मुझे फोन आने शुरू हो गए कि हिलाल साहब की सराहना की गई, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया इस राफेल डील में। तो माशाअल्लाह हमारी खुशी की हद नहीं रही। विंग कमांडर मनीष सिंह के परिवार को भी खुशियों के इस पल का खास इंतजार था। परिवार में बेटे के इस ऐतिहासिक उड़ान का हिस्सा बनने से सब गदगद हैं। दुनिया को खुशी है तो हमको क्या पूछना है जी। फिर भी आप माँ है, तो वही तो कह रही हूँ कि दुनिया का इतना खुशी है तो हमको कितना खुशी होंगे। बहुत गर्व हो रहा है मुझे मेरे देश को, मेरे गांव को, जिला को, सबको गर्व की बात है। इतिहास का हिस्सा बने ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया के परिवार में खुशी को आंकना मुश्किल था। राफेल के साथ उड़ान भरते अपने पोते को देखकर दादा भी 7वें आसमान पर थे। बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा। मैं काफी दिन से यही सोच रहा था कि भाई इसका कर्तव्य किसी दिन देखें, तो वो आज देखने को मिल गया। ये किसी बड़े मिशन के कामयाब होने जैसा पल है। राफेल दुनिया की सबसे शक्तिशाली विमानों की लिस्ट में शामिल है। इन पायलटों का चयन इनकी प्रतिभा को परख करके ही किया गया था। अब ये राफेल उड़ाने वाले दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। आज तक ब्यूरो।
यहां राफेल से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब जानना भी जरूरी है। इस समय भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति है और लोगों के मन में यह सवाल है कि राफेल लद्दाख में कितना फायदेमंद होगा। राफेल पर भारतीय पायलट्स की ट्रेनिंग कैसी है? राफेल के आने से चीन पर दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और क्या 5 राफेल मौजूदा परिस्थितियों में काफी होंगे? क्या यह संख्या कम नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब एकदम सरल भाषा में देने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। अब सवाल उठता है कि राफेल लद्दाख में कितना फायदेमंद होगा। दरअसल राफेल बेहद ठंडे इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पहाड़ पर लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तेजी से रास्ते बदल सकता है, पलक झपकते ही ऊंचाई तक पहुंच सकता है और इतनी ही तेजी से गोते भी लगा सकता है। राफेल के अटैक का दायरा करीब करीब 1700 किलोमीटर के घेरे में होता है। अंबाला से लद्दाख की दूरी करीब 430 किलोमीटर है। ये दूरी आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन सुपरसोनिक विमान के लिए ये दूरी बेहद कम है। इसका मतलब यह है कि ये लड़ाकू विमान और इसके हथियार इस सर्कल में कहीं भी मार कर सकते हैं। इस सर्कल में पूर्वी लद्दाख, चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन, तिब्बत, पाकिस्तान और पीओके है। अगर रफाल होता उस समय तो क्या 27 तारीख को पाकिस्तान का रिस्पांस अलग होता? रिस्पांस का जिम्मा उनके हाथ में है, बट रिजल्ट अलग होता। रिजल्ट अलग होता। जब रफाल हमारे पास आ जाएंगे, अंबाला में होंगे, तो दुश्मन दुस्साहस नहीं करेगा? सोचेगा, वो बहुत सोचेगा। राफेल पर भारतीय पायलट्स की ट्रेनिंग कैसी है? जून से ही भारत के पायलटों की ट्रेनिंग फ्रांस में चल रही थी और वो खास तौर पर वर्चुअल फ्लाइट सिमुलेटर में लद्दाख जैसी परिस्थितियों में राफेल को उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस ट्रेनिंग में जो वर्चुअल क्षेत्र सेट किया गया था, उसमें खास तरह की सैन्य तैनाती के ऊपर राफेल उड़ाना था। राफेल कॉम्बैट सिमुलेटर में ट्रेनिंग कर रहे पायलटों को यह सुविधा मिलती है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से किसी खास परिस्थिति की ट्रेनिंग कर सके और वहीं के सीन को लोड कर लें। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। हालांकि ये असली फ्लाइट से बेहतर नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए ये एक अच्छी सुविधा है। इसके इस्तेमाल से ये भी पता चलता है कि भारत बिना 1 मिनट बर्बाद किए जल्द से जल्द राफेल को तैनात करना चाहता है। ये एक गेम चेंजर साबित होगा। हमारी जो एयरफोर्स की जो क्षमता है उसमें एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी लाने वाला है और खासतौर तब जब LAC LOC के ऊपर में चैलेंजेस हैं, ये दोनों के ऊपर में बहुत भारी पड़ने वाला है और ये एक बहुत अच्छा इंडक्शन है और बहुत टाइमिंग से इंडक्ट किया गया है। राफेल के आने से चीन पर कितना दबाव पड़ेगा? अब पायलट तेजी से राफेल का इस्तेमाल करेंगे और उसकी एक एक बारीकियों को समझकर खुद को युद्ध के लिए और बेहतर बनाएंगे, जबकि बॉर्डर के पार चीन पर इस विमान का मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। दुश्मन के मन में राफेल की आहट बनी रहेगी। चीन अब जब भी भारतीय सीमा में किसी विमान की गतिविधि को अपने खुफिया उपकरणों में देखेगा तो उसे ये लगेगा कि राफेल ही आ गया है। राफेल के हथियारों की रेंज ज्यादा है, इसीलिए चीन हमेशा दबाव में रहेगा। सवाल ये भी है कि क्या 5 राफेल मौजूदा परिस्थितियों में काफी होंगे? 5 लड़ाकू विमानों की संख्या सुनने में कम लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। 2023 तक कुल 36 राफेल विमानों की डिलीवरी होनी है। ऐसे में गुजरते समय के साथ भारतीय वायुसेना की राफेल वाली शक्ति बढ़ जाएगी। मौजूदा स्थिति में इन 5 विमानों के आने से वायुसेना के जवाबी हमले करने की शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई है और रणनीतिक रूप से राफेल की तैनाती करके बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। मंजीत नेगी के साथ शिव अरूर, आज तक। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के कुछ दिन पहले ही शानदार सैन्य इतिहास वाली गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की भी वापसी हो गई। MiG-21 के वायुसेना से हटाए जाने के बाद ही गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को खत्म कर दिया गया था, सेवानिवृत्त मान लिया गया था।
खत्म नहीं किया गया था बल्कि सेवानिवृत्त माना गया था। पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ भी इस स्क्वाड्रन का हिस्सा रहे हैं। स्क्वाड्रन का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और अब राफेल का नाम भी इससे जुड़ गया। इस स्क्वाड्रन ने अब तक सभी लड़ाइयों में दुश्मनों को बुरी तरह पछाड़ा है। अब राफेल के साथ ये स्क्वाड्रन एक बार फिर आकाश के युद्ध क्षेत्र में अपना जौहर दिखाएगी। गोल्डन एरो का मतलब है सुनहरे तीर और भारतीय वायुसेना के इन तीरों में चीन के घमंड को छलनी करने की शक्ति है। वायुसेना का तरकश राफेल के आने से न सिर्फ पूरा हुआ है बल्कि ये दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए, ये चीन को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विमान को वायुसेना के लिए क्रांतिकारी बदलाव कहा। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा, राफेल अंबाला में सुरक्षित रूप से उतर गए हैं। भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का पहुंचना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। ये मल्टी रोल विमानों की क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। राफेल एक गेम चेंजर है। अब इस विमान को एयरफोर्स के गोल्डन एरो कही जाने वाली 17वीं स्क्वाड्रन में जगह दी गई है। राफेल के आने के बाद गोल्डन एरोज को नया जीवन मिल गया है। इस स्क्वाड्रन का जोश बहुत हाई है। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का गौरवमयी इतिहास रहा है। 1951 में जब इस स्क्वाड्रन की स्थापना हुई थी, उस वक्त हार्वर्ड सेकेंड बे एयरक्राफ्ट इसमें शामिल थे। 1957 में हॉकर हंटर ने जगह बनाई, फिर मिग 21 ने इसमें जगह पाई। इस स्क्वाड्रन ने गोवा लिबरेशन में हिस्सा लिया था। 1965 और 1971 की दोनों लड़ाइयों में इस स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में भी इस स्क्वाड्रन ने हिस्सा लिया था, लेकिन मिग 21 को हटाए जाने के बाद वायुसेना ने इस स्क्वाड्रन को 2016 में भंग कर दिया था। अब राफेल के पहुंचने के बाद 17वीं स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरोज भी कहा जाता है, एक बार फिर एक्टिव कर दी गई है। ये जो हवाई जहाज है बहुत ही ताकतवर है, टेक्नोलॉजी से हर प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है और इसके वेपन सिस्टम जो है पूरे क्षेत्र में सबसे बढ़िया है। हालांकि भारत की जरूरत के हिसाब से 5 राफेल काफी कम हैं, लेकिन वायुसेना में इन्हें शामिल करने से हमारी स्थिति में बड़ा फर्क आया है। अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। चीन के सारे लड़ाकू विमान एक तरफ और भारत का राफेल एक तरफ। चीन के J-20 सहित तमाम विमानों के पास राफेल की ताकत का कोई जवाब नहीं है। अगर चीन और भारत में युद्ध हुआ तो आसमान में इन बाहुबलियों का सामना जरूर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि चीन अपने किन फाइटर प्लेन पर इतना गुरूर कर रहा है। दरअसल चीन के पास सबसे आधुनिक विमान चेंगडू J-20 है। इसके अलावा चेंगडू J-10, चेंगडू J-7, शेनयांग J-15 समेत 11 तरह के छोटे बड़े फाइटर प्लेन हैं। इसमें सबसे शक्तिशाली चेंगडू J-20 है। J-20 विमान साल 2018 से चीनी सेना के बेड़े में शामिल किया गया है। वहीं भारत के पास राफेल, सुखोई, जैगवार, मिराज 2000, मिग 29 जैसे खतरनाक फाइटर प्लेन हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि चीन के सारे विमान पश्चिमी देशों से असल विमान के डिजाइन को चोरी करके बनाए गए हैं। जब राफेल जैसे आधुनिक विमान से चीन के J-20 की तुलना करते हैं तो राफेल की खूबियों के सामने वो बौना दिखता है। जहां चीन का J-20 का इंजन सोवियत संघ के Su-30 में इस्तेमाल होता था, जबकि राफेल का इंजन ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा लंबे समय तक चलता है और इसका मेंटेनेंस भी लंबे समय तक किया जा सकता है। राफेल विमान अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा ईंधन और हथियार उठाकर उड़ सकता है। ये क्षमता J-20 पर भारी पड़ती है। राफेल की मारक क्षमता ज्यादा है और एक बार की उड़ान में 4 मिशन को अंजाम दे सकता है, जबकि J-20 ऐसा नहीं कर सकता। J-20 मल्टीपल मिशन को एक साथ अंजाम देने में सक्षम नहीं है, जबकि राफेल बहुमुखी है। सबसे खास बात यह है कि किसी भी मिशन को युद्ध में परखा जाता है, जहां युद्ध क्षेत्र में राफेल का अनुभव बेजोड़ है। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में हो चुका है। वहीं J-20 ने अब तक असली युद्ध क्षेत्र का अनुभव नहीं किया है। चीन इसको लैब में ही उड़ाकर खुद पर इतरा रहा है।
अंबाला से अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अब पाकिस्तान के F-16 और भारत के राफेल की ताकत की तुलना करते हैं, क्योंकि चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी राफेल के टारगेट पर रहेगा। वैसे तो F-16 को हमारी MiG-21 बाइसन ने भी उसके छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन तुलना यहां पर चलिए हम राफेल से उसकी कर लेते हैं। जहां F-16 में सिंगल इंजन है, राफेल डबल इंजन है। F-16 में उड़ान की रेंज 3700 किलोमीटर है, राफेल की 4220। F-16 में हथियार ले जाने वाले 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, जबकि राफेल में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी राफेल ज्यादा हथियारों से सजाया जा सकता है, उसे लेकर उड़ान भर सकता है। F-16 में 20 mm की गन लगी है, राफेल में 30 mm गन लगाई गई है। F-16 में मीडियम रेंज एमराम मिसाइल लगाई गई है, जबकि राफेल में लॉन्ग रेंज मीटियोर मिसाइल। F-16 में छोटी दूरी की स्ट्राइक मिसाइल लगी है, वहीं राफेल में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। ये फर्क देखकर आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि भारत का राफेल पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाला है। राफेल लड़ाकू विमान में कई गेम चेंजर हथियार लगे हुए हैं। इनके नाम है स्कैल्प, मीटियोर मिसाइल, मीका मिसाइल, हैमर मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। ये 5 हथियार अपने आप में इस विमान को उड़ती हुई रेजिमेंट जैसा बना देते हैं। राफेल में एंटी शिप मिसाइल की सुविधा भी होती है, लेकिन भारत ने राफेल का जो वर्जन लिया है उसमें एंटी शिप मिसाइल नहीं होगी और भारत का राफेल ग्राउंड बेस से उड़ान भरने ही वाला विमान होगा। हालांकि राफेल का वो वर्जन भी है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स से उड़ान भर सकता है। राफेल की मिसाइल पावर को आप मसल पावर भी कह सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज से बेहतर कोई और दिन नहीं हो सकता। डबल इंजन वाले राफेल को रनवे पर ज्यादा लंबी दूरी तक दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये विमान छोटी दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। एक बार ये आसमान में पहुंच गया तो फिर इस पर नजर रखना मुश्किल है। राफेल का थ्रस्ट पावर इसको दूसरे लड़ाकू विमान से बिल्कुल अलग कर देता है। ये दुश्मन के रडार को पलक झपकते ही चकमा दे सकता है। यही वजह है कि ये लद्दाख के पहाड़ों में लड़ने के लिए बेहद कारगर है। ज्यादा पावर का मतलब है ज्यादा हथियार लेकर उड़ने की ताकत। राफेल 4 तरह की मिसाइलों से लैस है। हैमर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, माइका और मेटियोर मिसाइल। ये चारों इसे बेहद घातक बना देती है। स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल गाइडेड मिसाइल है जो हवा से जमीन पर हमला करती है। दोनों मिसाइलों को फायर करने के बाद कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों मिसाइलों के बीच अंतर यह है कि स्कैल्प मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वहीं हैमर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। राफेल में भरोसेमंद मेटियोर और माइका मिसाइल भी लगी है। दोनों मिसाइलों की स्पीड 4 मैक यानी करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 80 से 150 किलोमीटर तक हवा से हवा में मार कर सकती है। मेटियोर मिसाइल से विजुअल रेंज के बाहर होने पर भी दुश्मन के लड़ाकू विमानों को गिराया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट जो है एक बहुत ही जबरदस्त हाई ऑल्टीट्यूड में भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड में बड़ी आराम से ऑपरेट कर सकता है। तो मैं कहूँगा इस तरह का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में आना इज अ रियल गेम चेंजर। इसके साथ ही राफेल जमीन पर अचानक हमला करने की भी ताकत रखता है। राफेल में जैमर लगे हुए हैं जो दुश्मन के रडार को जाम करने की क्षमता रखते हैं। राफेल में एक टारगेट कोऑर्डिनेटर डिवाइस भी लगी है। ये राफेल को चील की नजर देती है। दुश्मन के इलाके में जाने से पहले ही टारगेट इसकी नजर में होते हैं। ये वजह है कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही पायलट टारगेट को हमले के लिए लॉक कर सकता है। चीन की सेना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है, लेकिन राफेल इसको भी चकमा दे सकता है। राफेल में एडवांस एयरफील्ड है। ये डिवाइस S-400 को हाई बीम फ्रीक्वेंसी की मदद से चकमा दे सकता है। इससे राफेल की लोकेशन पकड़ में नहीं आती। देखिए, अभी चाइना को थोड़ा डर होगा कि जो भी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का उस आसमान में उड़ेगा वो राफेल हो सकता है और उसके कारणवश उनको उनके टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा मजबूरन। ये तो एक बात हुई कि 5 ही राफेल हैं, मगर उनको पता नहीं कि कहाँ से 5 राफेल कहाँ डिप्लॉय होंगे, कहाँ से आएंगे और उनकी काबिलियत क्या होगा। तो उनको तो ज़रूर डर होगा और
मेरे अनुमान में उनको अगर इस बार जो तनाव जो लद्दाख में वो थोड़ा कम होने वाला है अभी इसी कारणवश। जीत नेगी के साथ शिवरूर, दिल्ली, आज तक।